इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी हैक्स पर। आज हम इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो हम लोग का द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 डल चुका है, आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से ये कंटेंट बनता है, बहुत एक वीडियो बनाने के लिए 1-1 घंटा का स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि कोई फैक्ट गलत ना हो जाए उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए प्लीज हमारी इस मेहनत को आप अप्रिशिएट कीजिए सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं जाता है। और जरूर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पार्ट 1 में हमने देखा था किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, रिपब्लिक डे क्या कहानी था लाहौर सेशन का। फिर सेकंड में हमने देखा कैबिनेट मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया। तो इसके बाद हम देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसमें फिर किस तरह से इलेक्शन हुआ। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया तो कैबिनेट मिशन के आधार पर इलेक्शन हुए हर एक प्रोविंस में। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने पार्टिसिपेट किया। ये जो इनके जो मेंबर्स थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इससे इलेक्ट होकर के आने वाले थे, इससे इलेक्ट भी हुए। तो ये जितने भी प्रोविंस थे, प्रांत थे, उसमें ये इलेक्शन हुआ जहां पर दोनों पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया। तो वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत आराम से बहुमत मिला, जो हिंदू बहुल क्षेत्र था। और जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग को जहां पे जो मुस्लिम ज्यादा थे वहां पर वहां पर उनको सफलता मिली। तो हुआ क्या इसके वजह से कि दिसंबर 6 1946 6 दिसंबर 1946 को पहली बार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है पॉसिबिलिटी ऑफ 2 कंट्रीज पहली बार माना कि जो इस देश में, मतलब जब भारत को हम लोग आजाद मुल्क बनाएंगे तो 2 कंट्री बनाने का जो जिन्ना का 2 नेशन थ्योरी था, जिसके वजह से हमने पहले बता दिया कितना विभाजनकारी था। एक इंसान, एक जिन्ना के स्वार्थ ने, आज सोच लीजिए इस देश को कितना संघर्ष में ढकेल दिया, हम लोग को कितना आप कह सकते हैं कि आर्मी और औजार और ये सब में नया नया विमान ये सब खरीदने में पैसा हम लोग का कितना जा रहा है, उसको हम डेवलपमेंट में लगा सकते थे। लेकिन वो एक 2 नेशन थ्योरी, और पाकिस्तान का तो कह नहीं सकते, वहां की जनता को समझना चाहिए कि आप लोग आतंकवादी भेजते रहिए और आप दलित होते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान वाले जाने। लेकिन यही 6 दिसंबर 1946, इसको हम काली तारीख ही कहेंगे कि भारत का विभाजन इसी दिन पहली बार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना कि 2 नेशन थ्योरी जो था जिन्ना का, उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन तब भी वो जिन्ना का और इच्छा था कि अब छोड़िए वो सब बात, इसके महत्वाकांक्षा ने बहुत देश का बेड़ा गर्क किया। लेकिन मुस्लिम लीग ने जो है, जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी मीटिंग हुई थी। उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और जो पहला मीटिंग था वो बिना मुस्लिम लीग के हुआ था। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या खासियत है, किस तरह से उसमें आर्टिकल्स कैसे कैसे कितना उसमें बहस हुआ, कितना दिन लगा, तो वो सब हम अब आगे जानेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्योंकि अभी तक हमने बहुत बार बोल दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चाहे क्रिप्स मिशन हो, कैबिनेट मिशन हो, हर एक बार आ रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम जानेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी, और इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतना मेन रोल क्यों था। तो जो इसका इनॉग्रल सेशन था वो 9 दिसंबर 1946 ये था, आपको पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें 207 मेंबर्स पार्टिसिपेट किए। वैसे एम था कि 296 मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जिन्ना और उनका, अब वो क्या ही कहें, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स नहीं यूज करेंगे हम, लेकिन जिन्ना की वजह से वो मुस्लिम लीग ने इसे बॉयकॉट कर दिया, इसलिए 296 नहीं होकर के 207 मेंबर्स ही पार्टिसिपेट किए। और इसके जो थे, जो टेम्पोररी चेयरमैन बनाए गए, क्योंकि इसमें था कि पहले एक टेम्पोररी चेयरमैन, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को जो है इसका टेम्पोररी चेयरमैन बनाया गया कि वही उनकी अध्यक्षता में ही जितना भी वाद विवाद होगा कि फंडामेंटल राइट्स रखना चाहिए कि नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाना चाहिए कि नहीं, वो सब इन्हीं के, तो इसलिए इनको टेम्पोररी चेयरमैन बनाया गया। और 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली घोषित किया गया। जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको 11 दिसंबर 1946। तो अभी मैं स्क्रीन से थोड़ा देर के लिए हट जाता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो 5 सेकंड के लिए मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मुझे लगता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआती फेज में अगर मन हुआ कि क्वेश्चन पूछने का तो यहीं से पूछा जाएगा। तो आप देख लीजिए कि इसका इनॉग्रल सेशन कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट हुए, कितने नहीं हुए।
सचिदानंद सिन्हा पहले टेम्पोररी चेयरमैन बने थे। तो होता है कि बहुत बच्चे को बोलता है ना कि हु वाज मेड द टेम्पोररी चेयरमैन या फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो राजेंद्र प्रसाद पर टिक मार के आ जाते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल है। सब जो टेम्पोररी चेयरमैन ही थे एक ही दिन के लिए थे, लेकिन सचिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट जो है चेयरमैन बनाया गया। और जो टोटल टाइम लगा हमारे संविधान को बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 years 11 month 18 days। ठीक है, तो ये तो आप देख गए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें अब सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हो क्या रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात हो रहा था कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमें लेना चाहिए कि नहीं, हम लोग का इलेक्शन किस तरह से होना चाहिए, हम लोग का जो सेंटर है वो स्ट्रांग होना चाहिए या वीक होना चाहिए, स्टेट के पास ज्यादा पावर हो या सेंटर के पास ज्यादा पावर हो, इस चीज पे बात हो रहा था। स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरह से जो रियासत जिस पर ब्रिटिश का डायरेक्ट राज नहीं था, जैसे जूनागढ़ हुआ, हैदराबाद हुआ, उस तरह को उन सब राज्य को किस तरह से भारत में मिलाया जाए, फंडामेंटल राइट्स कैसे लें। जो और उस समय आप जान ही चुके थे कि बहुत से देश में तब तक डेमोक्रेसी आने की शुरुआत हो चुकी थी। तो ये भी चर्चा हो रहा था कि हर एक संविधान से एक अच्छा बात हम ले लें, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हम लोग दूसरे संविधान से लिए, फिर किस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का किस तरह से इलेक्शन होना चाहिए, जुडिशरी को किस तरह से इंडिपेंडेंट रखा जाए, तो इस सब पे चर्चा हुआ। तो इसलिए एक लंबा चर्चा हुआ, इसमें बहुत ज्यादा दिन तक बहस चला। आप सब समझ सकते हैं 2 साल 11 महीना 18 दिन। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग के इंडिया का है। और इस सबको एक तरह से कहा जाता है लॉयर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको जो बनाने वाले थे लगभग सब वकील ही थे। चाहे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, BR अम्बेडकर को देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद को देख लीजिए, सब जो थे लॉयर थे। तो इसको लॉयर वाला बुक भी इस तरह कह सकते हैं कि इसमें सारे लॉयर्स का दिमाग लगा हुआ था। और आप देख सकते हो। और इसमें था क्या कि कहीं पूछता है कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें सोशल रिफ्लेक्शन कितना था। तो सोशल रिफ्लेक्शन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें बहुत ज्यादा था, क्योंकि आप BR अम्बेडकर जो है दलित समाज और उसके लिए लड़ रहे थे, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो खुद में जो कांग्रेस थी वो इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी थी कि उसमें सोसाइटी के हर एक वर्ग से, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोग, वो सब उसमें मिले हुए थे। तो इसलिए जो हम लोग का संविधान बना वो इस तरह से बना कि किसी के भी साथ पक्षपात ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो आप देख सकते हैं कि अब इस टॉपिक को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे संविधान की क्या खासियत है, हम लोग के जो मेन कितने पार्ट में बना है, कितना आर्टिकल्स है, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, हम लोगों ने आपको क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किससे लिया, इसके बाद किस तरह से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो उस सब के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले मैं ये वीडियो को समाप्त करूँ, आपको कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से हम ये कंटेंट बनाते हैं। और हमारे चैनल को जरूर से जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जब तक आप शेयर करिएगा तो उससे होता है क्या कि शेयर करने से हम लोग का रिपोर्ट भी यूट्यूब भी उसको ज़्यादा लोगों के पास रिकमेंड करता है। तो आप देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रीएम्बल को देखेंगे, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सीरीज चलता रहेगा, तो इसलिए आप इसको जरूर से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।